नमस्कार साथियों, आज हम आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग देखेंगे आज आरबीआई। तो आरबीआई का क्या था वो तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। अच्छा इसके पहले हम लोग जो बताए थे पिछली क्लासों में बता चुके हैं कि जीडीपी क्या है। तो जीडीपी के बारे में हमने बताया था, वैसे जीडीपी क्यों नापते हैं या जीडीपी क्यों आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीडीपी से किसी भी देश की क्या उन्नति है, क्या विकास है, क्या वृद्धि है, उसके बारे में हम लोग उसी से नापते हैं। तो वो गणना तो ज़रूर उत्पादन में होता है, मगर उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मुद्रा में। तो मुद्रा से जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इससे हम लोग उत्पादन कितना हुआ है उस देश से हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे जो मुख्य चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, वो समझिए आरबीआई है। तो आज हम आरबीआई के बारे में जानेंगे कि आरबीआई क्या है, उसके कार्य क्या है तथा उसकी क्या भूमिका है अर्थव्यवस्था में किसी देश की, ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं आरबीआई। तो आरबीआई 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 तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका कब नेशनलाइज किया गया था, और इसके फंक्शन के रूप में अगर देखेंगे तो ये बैंकों का बैंक है। और आप देखेंगे ये चीज़ कि केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य करता है, और इसका राष्ट्रीयकरण तो आपको पता ही है। और दूसरी बात ये है कि ये मुख्य कार्य है, इसके मुख्य कार्य में अगर देखेंगे तो ये केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। और दूसरी बात ये है सबसे बड़ा कि ये इसको जो आर्थिक प्रक्रिया जो चलता है ये सेंटर है, जो जो भी देश में है हो रहा है, जो सेंट्रल है, जो आर्थिक केंद्र है, आर्थिक केंद्र की जो भी प्रक्रिया प्रोसेस जो कंट्रोलिंग है वो आरबीआई के ही पास है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे आरबीआई के फंक्शन के जो आर्थिक क्रियाएं वो क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले चैप्टर हम लोग डालते हैं कि इसका क्या कार्य है, ठीक है। इस प्रमुख कार्य में इसका प्रमुख कार्य हम लोग देखेंगे पहले कि ये किस किस सेक्टर में इसका क्या योगदान है। ये वित्तीयन किस कैसे करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वित्तीयन करेंगे तो पहले वित्तीयन के रूप में अगर देखेंगे तो पहला अगर हम आएगा तो पहले सबसे पहले कि जो देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया जो बड़े बड़े उद्योग हैं धंधे हैं उनको वित्तीयन का कार्य भी करते हैं। उसके वित्तीयन के रूप में एक उसका शीर्ष संस्था होता है, वो रिफाइनेंस करता है, फिर फाइनेंस करता है। ये फंक्शन हम लोग पूरा पहले जानेंगे कि भारत में किस किस सेक्टर में इसका शीर्ष संस्था है फाइनेंस के क्षेत्र में। तो ये लोग हम लोग ये देखेंगे। पहले अगर आप देखेंगे तो पहले ये आईडी आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आईडीबी, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ये शिक्षण संस्था है। ये फिर देंगे कमर्शियल बैंक देंगे उद्योगपतियों को लोन, ठीक है। तो ये पहले हो जाएगा। ये देखिए आईडीबीआई है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें यस लगा देने का है। दूसरा अगर फंक्शन हम देखेंगे ना, इसमें कुछ नहीं करना है। ये दूसरा फंक्शन में हम लोग अगर देखेंगे या सीड भी कर देने का है, ठीक है। सीड भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एकदम इजी के रूप में हम लोग देखेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की संस्था लोन देती है, प्रोवाइड करती है। ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये छोटे उद्योगों मझले उद्योगों के लिए लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, ये देंगे कमर्शियल को, यहाँ पे ये कमर्शियल बैंक, ये सी से कमर्शियल ये बैंक है, कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक बैंकों को देंगे। ये भी सीवी को ही देगी, ठीक है। ये भी सीवी को देगी, ये भी सीवी। अब सीवी वाले उद्योगपति बड़े बड़े उद्योगपतियों को देंगी, जो भी उद्योगपति है इस उद्योगपतियों को लोन देंगे। ये छोटे उद्योगपति को लोन देंगे, ठीक है। ये फंक्शन है इसका। आईडीबीआई हो गया, सीडीबी हो गया, फिर ये शीर्ष संस्था है, अपेक्स बॉडी जिसको बोलते हैं शीर्ष संस्था है। ये इसको लोन प्रोवाइड करेगी, ये उद्योगपतियों को लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये ऐसे हम लोग समझेंगे। फिर तीसरा अगर देखेंगे, तीसरे ग्रुप में अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे नाबार्ड हुआ, ठीक है। नाबार्ड है, ये नाबार्ड है। तो नाबार्ड भी इसी संस्था है, कृषि के क्षेत्र में है। ये भी सीवी को ही देगी, कमर्शियल बैंक को लोन देगी। फिर ये
फिर किसानों को ऋण का प्रोवाइड करेगी, जो भी उद्योगपति है प्राथमिक क्षेत्र के उनको देगी। फिर तीसरा है, फिर चौथा के रूप में ये है, और इसका ये ध्यान रखिएगा, नाबार्ड में कभी भी कंफ्यूज नहीं होने का। ये चीज जो है एक में पढ़ने का, ठीक है। एक चीज पढ़ेंगे तो फायदा है, तभी समझ में आएगा। ये नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और तो ये हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया, नाबार्ड हो गया। तो ये बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, कृषि के लिए लोन। अब आ गया व्यापार के लिए कैसे करेंगे, तो एग्जिम बैंक का निर्माण किया गया है, ठीक है, एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक है, ठीक है। ये भी सीवी को ही देगी। सीवी फिर जो है व्यापारी जो लोग हैं उनको देगी, जो आयात निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो उन लोगों को बड़े बड़े मात्रा में, जैसे विदेशों से कोई आ गया कि मेरे को 100 जेसीबी चाहिए, या और कोई सी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई ऑर्डर करने के लिए, तो ऑर्डर आप दिखा करके एग्जिम बैंक से आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसकी आपकी जो भी जरूरत हो मटेरियल को लेकर के आप बनवा कर फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये देगा, एग्जिम बैंक देगी। एग्जिम बैंक कमर्शियल बैंक देगी, कमर्शियल बैंक फिर आपको जो उद्योगपति है उसको देगी लोन, ठीक है, ये रहेगा। अच्छा, पांचवा क्या है, पांचवें ग्रुप में देखिए, आईडीबी हो गया, सीडीबी हो गया, नाबार्ड हो गया, एग्जिम बैंक हो गया। अब एनएचबी ले लीजिए, ठीक है, एन एच एनएचबी, नेशनल हाउसिंग ये बैंक है, हो जाएगा। नेशनल हाउसिंग बैंक मतलब जो भी शहरों में जो आपको बिल्डिंग बनते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनती हैं, तो जो भी आवास होते हैं बनते हैं, वो ऐसे सीबी सीबी को लोन देगी। सीबी फिर जो है हर जो व्यक्ति होगा जो लोन लोन के लिए लेना, घर लेना चाहता हो, उसके लिए लोन प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। फिर छठवां आप देखेंगे तो मुद्रा बैंक। अब मुद्रा बैंक इसी ऑफिस के माध्यम से ही आप समझिए, यहाँ पे मुद्रा बैंक हम यहाँ रख देते हैं, ठीक रहेगा। मुद्रा बैंक ये छोटे मझोलों जो उद्योगपति हैं ना, उनके लिए जो है ये एक और शाखा बनाया गया है, उनको प्रोवाइड किया जाएगा लोन। ये सीबी दोगी, सीबी जो है छोटे छोटे जो मझोले उद्योगपति हैं उनको दे देंगे, जो फुटपाथ पथरी वाले हैं ना, वो उनको दे देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ये इस तरह का रहा है, ये अपेक्स बॉडी है। ये क्या करेंगे, इधर से ये इसको रिफाइनेंस करेंगे, ये फाइनेंस इधर करेंगे, ठीक है। तो इसको अपेक्स बॉडी कहते हैं, अपेक्स शीर्ष संस्था कहते हैं, ठीक है। इसको ये रिचार्ज करते हैं ना, जिससे होता है ना, जिससे आप लोग देखते होंगे जब वर्षा काल आता है, तो गर्मियों में क्या है, पानी सब खेतों में से अगर भूमि से जो इंजन वगैरह से निकाल लेते हैं, तो क्या करते हैं, वो कहते हैं ना कि भाई देखो अब तो पानी निकाल रहे हैं। अब उसको रिचार्ज करने कहाँ से होता है, जब वर्षा काल होता है तो रिचार्ज पानी होता है, वाटर लेवल का जो नीचे होता है वो रिचार्ज होता है। तो समझिए ये लोग रिचार्ज करता है, ये बैंकों को रिचार्ज करते हैं ये लोग। फिर यहाँ से ये लोग उद्योगपतियों को लोन देते हैं, किसानों को हो और खेती के लिए जो भी हो सबके लिए लोन देते हैं, ठीक है। ये शीर्ष संस्था है, सबकी अलग अलग शाखाएं हैं। ये बड़े उद्योग हो गया, छोटे मध्यम उद्योगपतियों को दे देगा, फिर उससे भी छोटे ये मुद्रा वाले दे देंगे, नेशनल हाउसिंग के लिए दे देंगे, एग्जिम बैंक के लिए जो व्यापार व्यापार करेंगे उसके लिए, कृषि के लिए ये है। ये प्रकार से शीर्ष संस्थाएं हैं। तो आरबीआई की ये जो शीर्ष संस्थाएं हैं, इनका जो वित्तीयन करना, देखभाल करना, ये इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इस तरह आप इसे समझ लेंगे। अच्छा, अब हम लोग ये देखेंगे। अब ये हम लोग समझ लिए हैं, अब ये भी समझ लिए कमर्शियल बैंक क्या है। तो कमर्शियल बैंक, जिसे आज हम लोग कमर्शियल बैंक क्या है, जिसे आप कहेंगे कमर्शियल कमर्शियल वाणिज्यिक बैंक क्या है, तो वाणिज्यिक बैंक किसे कहेंगे, तो वाणिज्यिक बैंक हम लोग जिसे कहेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये 1955 से पहले इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे, आईबीआई बोलते थे इसको। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मतलब इम्परर मतलब बादशाह, ऐसे समझ लीजिए। तो ये, और आप देखिए 1895 जैसे पंजाब नेशनल बैंक हुआ, तो ये लाला लाजपत जो वो लाला लाजपत राय थे, वो उन्होंने इसकी स्थापना किया था, ताकि जो है विदेशी हस्तक्षेप कम हो, अपने ही लोगों का द्वारा जो बनाया जाए बैंक, इसके बारे में उन्होंने इसलिए स्थापना किया था। अच्छा, इसके बारे में
तो ये कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल जो बैंक ऑफ इंडिया हो गया आज के ज़माने में, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो ये सब कमर्शियल बैंक ही हैं। ये अच्छा कमर्शियल बैंक का जो इससे पहले आप अगर देखेंगे कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक का सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रीयकरण इन्होंने किया है तो 1969 ईस्वी में इंदिरा जी ने किया था 19 जुलाई को। इन्होंने इनका पर्पज़ ये था कि अगर ये लोग की मात्रा बढ़ाएँगे, तो ये लोग क्या करेंगे, वो जो छोटे-छोटे उद्योगपति हैं उनको लोन देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सरकारी लोन रहेगा, सस्ता लोन रहेगा और ये टैक्स से सब आता है पैसा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सबको लाभान्वित होगा। नहीं तो क्या होता है कि जो प्राइवेट बैंक हो वो उतना लोन नहीं प्रोवाइड करते थे। वो देख मतलब आप सामने वाला है देने लायक है या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा देख ताक के तब देते थे, जो प्राइवेट वाला बैंक थे। अब इसमें क्या है जो सरकारी बैंक रहेगा सस्ता देगा और जनता के हित में देगा। जो प्राइवेट बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाभ कमाएगा। ये जो कमर्शियल बैंक वगैरह है जो राष्ट्रीयकरण देश मतलब सरकारी होती हैं, वो जनता के हित ध्यान में रखती हैं, ठीक है? इसलिए कमर्शियल बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या अंतर क्यों लाया गया राष्ट्रीयकरण करके, ये इसमें स्पष्ट है, ठीक है? फिर आप अब देखेंगे 1975 ईस्वी में जब हुआ, तो ये वहाँ एक आया तो आरआरबी की को संकल्पना किया गया, जो आर रूरल रीजनल रूरल बैंक नहीं है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनका भी अस्तित्व लाया गया। ये तो वित्तीयन जो है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, ये 100% उसका पूंजी है उसमें, इसमें सीबी में। पर जो आरआरबी है, इसी कैटेगरी में इसी कैटेगरी में आएँगे, मगर ये लोग जो है उसको जो है प्रायोजक के रूप में काम स्पॉन्सर्ड जिसको बोलते हैं ना, ये प्रायोजक होते हैं। ये यही लोग जो कमर्शियल बैंक है ना आरआरबी को भी संचालन करते हैं। उनको बताते हैं कि आप ऐसे चलो। तो उनका जो आरआरबी है आप देखेंगे, कमर्शियल बैंक के बारे में हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। तो हमने बताया ये अपेक्स बॉडी हो गया, इसको अपेक्स अपेक्स बॉडी हो गया, कमर्शियल बैंक है, ठीक है? ये कमर्शियल बैंक मान लीजिए ये कमर्शियल बैंक है, ठीक है? ये है, ऐसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है? ये कमर्शियल बैंक हो गया। अब ये लोग क्या करेंगे, ये आरआरबी जो है रूरल रीजनल रूरल बैंक है जो, ठीक है? रीजनल रूरल बैंक है, तो ये लोग चलाते हैं, ठीक है? यही, तो उसमें क्या रहेगा, इसमें आप अगर देखेंगे ना तो 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, 50% जो 50% पूंजी है, कुल पूंजी का 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 35% कमर्शियल बैंक और कमर्शियली यहाँ भी होगा, और जो 15% जो स्टेट है वो वित्तीयन करेगी। इसे मान लीजिए आरआरबी में, आरआरबी 100 करोड़ रुपया है, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का ये बैंक है, ठीक है? 100 करोड़ का बैंक है सीआर का, ठीक? तो अब क्या होगा, ये आरआरबी है, तो अब ये 35 करोड़ ये कमर्शियल बैंक मान लीजिए, मैं इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए, एसबीआई मान लीजिए, ठीक है? एसबीआई मान लिया इसको, ये कमर्शियल बैंक कौन है, एसबीआई मान लिया ये, ठीक है? अब एसबीआई जो है, एसबीआई का मान लीजिए कोई बैंक हो, क्षेत्रीय ग्रामीण कोई भी बैंक हो, तो ये क्या करेगी, 35% 35 करोड़ इसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट 50% 50 करोड़ रहेगा, 35 करोड़ इसका रहेगा। मान लीजिए यूपी में खुला हुआ है आरआरबी, यूपी में है, तो यूपी की सरकार जो है 15% अपना 15 करोड़ देगी, तो ये जाके इसका पूंजी पूरा हो गया। अब इसको जो है गवर्न कौन करेगी, ये एसबीआई करेगी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो यूपी में मान लीजिए प्रयागराज में खोला गया है, ठीक ठीक है? तो आप क्या करेंगे, जो यूपी में जो प्रयागराज में खोला गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, उसका एसबीआई कंट्रोल करेगी ये बैंक को। और पूंजी कितना रहेगा, 50 करोड़ गवर्नमेंट दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, 35% कमर्शियल बैंक दिया है एसबीआई वाला, 15% यूपी गवर्नमेंट दी है, तो ये एक बैंक तैयार हो गया। अब इससे क्या फायदा हुआ, अब ये लोग जो है अनुभवी लोग हैं, अब इसको डील करेंगे, तो ये आरआरबी ये कम संख्या में है, कमर्शियल बैंक कम संख्या में है, आरआरबी कई मतलब जिले में कई ठो हो सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि सरकारी बैंक ये भी बन गया है एक प्रकार से और विस्तार खूब हो गया है।
कई संख्या काफ़ी संख्या में आरआरबी खुल जाएँगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आरआरबी खुलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वित्तीयन उपलब्ध होगा और लाभ भी होगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है 1975 में के माध्यम से लाया गया, 1976 में इसको लागू किया गया, ठीक है? अच्छा ये रहा। अब इसके बाद धीरे-धीरे फिर स्मॉल बैंक की भी कल्पना किया गया है। स्मॉल बैंक भी आ गया जो नचिकेत मोर समिति के माध्यम से 2013 के माध्यम से आया था। अभी फिर एनबीएफसी आ गया है। एनबीएफसी में तो इसकी स्मॉल बैंक की भी कल्पना किया गया। फिर एनएसबी आ गया। स्मॉल बैंक आप लोग देखे होंगे स्मॉल बैंक, ठीक है? स्मॉल बैंक हो गया, ठीक है? फिर फिर आया उसके बाद एनबीएफसी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है? अब जो भीम यूपीआई है, इससे इसका काफ़ी ग्रोथ बढ़ा है, भीम यूपीआई से, ठीक? तो एनबीएफसी जब से आया है, तो ये बैंकों के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। अब पेटीएम हो गया है, मतलब कई कंपनियाँ आकर के जो है बजाज फाइनेंस हुआ, मतलब कई कंपनियाँ आई, उसके बाद इसमें एक प्रकार से क्रांति आ गई है। अब कहीं से भी गूगल पे हो गया, मतलब इस क्षेत्र में एनबीएफसी में कई कंपनियाँ आ गई हैं, ठीक है? अब उतना ज़्यादा बैंकों में आप देखेंगे तो लाइन नहीं लगाना है, पता ना लगा 1,000 रुपए निकालने के लिए हुआ, लाइन लगा हुए हैं, 10 बजे से लाइन लगा, 4 बजे बज गया, निकालने लंबी-लंबी लाइन है, जो लाइन लगता था, उसके लिए अब निजात मिल गया है, ये भीम यूपीआई से। स्मॉल बैंक से भी ये सपोर्ट किया, तो इससे कारगर ये हुआ, ठीक है? एनबीएफसी कंपनी जो आई वो हो गया। तो हमने अभी तक क्या बताया? हमने बताया जो आरबीआई है, आरबीआई की अपेक्स बॉडी है, अलग-अलग क्षेत्र हैं, जो अब ये आईडीबीआई हो गया, सिडबी हो गया, मुद्रा बैंक हो गया, एनएसबी हो गया, नाबार्ड हो गया और आपका जो है एक्सिम बैंक हो गया। तो ये सब बैंक के शीर्ष संस्थाएँ हैं। ये लोग कमर्शियल बैंक को करती हैं वित्तीयन, ठीक है? अब कमर्शियल जो बैंक मिल करके आरआरबी का निर्माण करती हैं, आरआरबी। तो ये अब वो 6-7 ठो हैं। ये मान लीजिए 25 ठो हैं, मान लीजिए एक प्रकार से पूरे देश में। अब ये 25 के कई क्षेत्रों में, मतलब हर राज्यों में इन्हें आरआरबी के कई आरआरबी बनाई, कई आरआरबी बनाई। तो ये एक कम संख्या, फिर उससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा। इसलिए ये सिस्टम ही है, एक प्रकार से। तो इस तरह बैंकिंग क्षेत्र में एक प्रकार से क्रांति आ गई। तो इस तरह कंट्रोलिंग जो इनका रहता है वो आरबीआई ही करती है। तो ये हम लोग आज हम लोग ये ने देखा कि अपेक्स बॉडी क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, आरआरबी क्या होता है, स्मॉल बैंक क्या होता है, भीम यूपीआई क्या भूमिका है, ये एनबीएफसी क्या है, ये सब हम लोग ने देखा, ठीक है? अब हम लोग ये बातें करते हैं आगे, अगर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे तो आरबीआई की जो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो शाख नियंत्रण का भी काम करती है। शाख नियंत्रण कैसे करती है? जैसे मुद्रा निर्गमन का भी काम करती है। तो अब हम लोग शाख नियंत्रण के बारे में जानेंगे कि शाख नियंत्रण कैसे करती है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे शाख नियंत्रण का काम कैसे होता है, ठीक है? थैंक यू। आज हम लोग देखेंगे आरबीआई के जो शाख नियंत्रण किस तरह करती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, इससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बैंक होता है कितने प्रकार के खाते होते हैं, खाता कितने प्रकार के होते हैं। तो खाता 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? कौन-कौन होता है? हमने नेक्स्ट चैप्टर में बताया था कि अपेक्स बॉडी क्या है और कमर्शियल बैंक क्या है, रीजनल रूरल बैंक क्या है, स्मॉल बैंक क्या है और एनबीएफसी बैंक के मतलब क्या कार्य है, ये हम लोगों ने ये जाना है, ठीक है? अब हम लोग ये जानेंगे कि जो बैंक होता है, बैंक में खाता कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या-क्या नाम है, ठीक है? ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग काम में बहुत आएगा, ठीक है? तो खाता 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? पहला है, पहला हम लोग देखेंगे पर सेविंग अकाउंट है, ठीक है? इसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट, सेविंग सेविंग अकाउंट। ऐसे मैं लिख देता हूँ सेविंग अकाउंट, ठीक है? ये सेविंग अकाउंट है। दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि करंट अकाउंट है, ठीक है? करंट एसी है, ठीक? अकाउंट ऐसे इसको अकाउंट ही समझिएगा, ठीक है? तीसरा क्या है? तीसरा हम लोग देखेंगे, इसको बोलते हैं रिकरिंग
या आवर्ती, ऐसे रिकरिंग या आवर्ती समझ देख लीजिए। आवर्ती, आवर्ती एसी। ठीक। चौथा क्या है? चौथा देखेंगे इसको, सावधि जमा, सावधि खाता। जमा अकाउंट। ठीक। फिक्स फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग अकाउंट। ठीक है, ये रिकरिंग हो जाएगा। ये हो गई रिकरिंग एसी, एसी। ठीक। अच्छा, अब क्या बोलते हैं इसको? सेविंग अकाउंट बोलते हैं, बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती खाता, और ये है सावधि। तो इसको क्या बोलते हैं? ये दो, ये दो, इन दोनों को, इन दोनों को, इसको बोलते हैं मांग जमा। इसको बोलते हैं मांग जमा। ठीक है, मांग जमा, मांग जमा। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या है? टाइम लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी। ठीक, टाइम लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक। इसको बोलते हैं टाइम लायबिलिटी। ये मांग जमा है। मांग जमा क्यों बोलते हैं? मांग जमा इसलिए बोलते हैं कि ये जो हम लोग, जैसे मान लीजिए किसी का सैलरी हुआ, तो सैलरी क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो माह के, एक माह के लिए हम लोग होते हैं ना, चावल दाल ये सब पूरा लेते हैं। तो वो जो, ये इसलिए रखा जाता है। और डेली यूज में जो हम लोग पैसे लेते हैं, अपना दैनिक दैनिक खर्च है, उसको हम लोग मांग बोलते हैं। मांग पैसा, वो मांग पैसा है। मांग, उसी को मांग पैसे के बोलते हैं। ठीक है, तो मांग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सैलरी 10,000 रुपये है, तो 10,000 में क्या करते हैं, 5,000 रुपये मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के माल रख दिया जाता है। और 5,000 के लिए क्या करते हैं कि हम लोग दैनिक जो कार्य है, दैनिक जो खर्च है हमारे हैं, उनको उसके लिए हम लोग जमा रखते हैं, मतलब फिक्स रखते हैं। पॉकेट में भी रख सकते हैं उसको। मान लीजिए पॉकेट में रख न रख के हम लोग बैंक में रख देते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड, मांग जमा। मांग जमा मतलब कि वो पैसा ऐसा है जो हमारे दैनिक खर्च है, उसके लिए हम लोग रखे हुए हैं। कभी मान लीजिए मैं रखा हूँ गाड़ी घोड़ा के लिए, पेट्रोल डालने के लिए मान लीजिए रख लिया गया कि हम लोग एक दिन जाते हैं कंपनी, मान लीजिए 50 रुपए का पेट्रोल लगता है एक दिन के लिए, तो एक माह में 1,500 रुपये लगेगा। तो 1,500 रुपये मान लीजिए, जो 1,500 रुपये है, 30 दिन में 1,500 रुपये लगेगा। तो 1,500 हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया मैंने। एक एक हफ्ते में, अगर 4 हफ्ता, अगर निकालेंगे, चार चार हफ्तों को डिवाइडेशन कर लेंगे, तो तीन, चार तीन 12, तो चार तीन 12, और चार चौक 16, मान लीजिए 400 रुपये हर हफ्ते मैंने 400 निकाल लिया। ठीक है, 400 रुपये अगर हफ्ते हम निकालेंगे, 400 रुपये मान लीजिए, ये 1,600 मान लीजिए, ऐसे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब हमने क्या किया, डेली जो है हमने रख दिया, तो सीबीओ थोड़ी निकाला नहीं तो गड़बड़ा यही है। चलो ठीक है। तो मान लीजिए मैंने 1,600 रुपया है ये, तो 1,600 में क्या हो गया कि हर हफ्ते मेरे को जरूरत पड़ रहा है 400 रुपया। तो हमने ये पूरे पैसे पॉकेट में न रख के हमने बैंक में जमा कर दिया, तो ये मेरा मांग जमा है। ठीक है, तो ये मांग जमा है। अब हमने क्या किया, हर हफ्ते 400 रुपये निकाल लिया, और 50-50 रुपये पर डे के रूप में हम लोग अपने पेट्रोल में डाल के गाड़ी चला रहे हैं। इसी को बोलते हैं मांग जमा। इसी को बोलते हैं मांग जमा, डिमांड, ये डिमांड डिपॉजिट है मेरा। ठीक है, तो ये अब समझ में आया, ये डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं। अब ये टाइम लायबिलिटी क्या है? आप मान लीजिए मेरे को एक घर खरीदना है या गाड़ी खरीदना है, तो हमने क्या किया, मेरे पास इकट्ठा पैसा नहीं, 10,000 मेरी सैलरी है मान लीजिए मोटिवेशन में, तो हमको चाहिए 40,000 रुपया। कम से कम 40,000 रुपया होगा, तो जा करके जो है मेरे को एक बाइक मिलेगा। तो अब मेरा बचत क्षमता कितना है, 5,000 है। तो 5,000 में करेंगे तो कितना लगेगा, तो 8 महीने लगेगा, 8 5 40, मान लीजिए। तो वो 8 माह में 40,000 रुपये मेरे को, 40,000 जब होगा तो मान लीजिए मैं बाइक लेने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जो है आवर्ती रिकरिंग अकाउंट मैंने वो खोला खाता। ठीक है, अब ये मान छोड़ दीजिए इसको। अच्छा, इसी और आप पहले समझ लीजिए, ये तो मांग जमा हो गया। ये मांग जमा क्यों है? सेविंग अकाउंट जो पैसा में रखेंगे ये हो गया। अब ऐसे जो कमर्शियल जो उद्योगपति लोग हैं, डेली अपने कंपनी के लिए लेते हैं,
डेली रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो भी जमा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा ब्याज मिलता है, सबसे कम इससे ब्याज मिलता है। और यहाँ तो ब्याज नहीं बल्कि उल्टा उद्योगपति से खुद ही लेती है चार्ज, सेवा के रूप में ये चार्ज लेती है करंट अकाउंट जिसके रहता है। तो कंपनियों के लिए करंट अकाउंट खोला जाता है, उद्योगपतियों के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, डेली पैसा निकालते हैं, डेली उसमें रखते हैं, फिर निकालेंगे फिर देंगे, तो ये लोग यूज करते हैं बैंक का अधिकतर लोग, तो इसलिए बैंक भी सेवा का चार्ज लेती है, ठीक है। ये बैंक ब्याज नहीं देती, उल्टा भी उद्योगपति से ब्याज लेती है, ठीक है। ये करेंट अकाउंट हो गया। तो ये बड़े-बड़े जो कंपनी है उसके लिए खोला जाता है, या उद्योगपति हो, व्यापारी हो, उसके लिए खोला जाता है। ये लोग ज़्यादातर निकालते हैं वो पैसा, एक दिन में कई बार उसमें रख सकते हैं, ठीक है, वो छूट रहता है। तो वो ये भी पैसा जो भी व्यापारी रखा तो वो तो माँग के लिए ले लिया ना अपने, जैसे हम लोगों को अपने माँग के लिए रखा, महीने खर्च के लिए हमने पैसा रख दिया, हफ्ता-हफ्ता में निकालते रहा अपना। तो इसलिए इसको, ये भी ऐसे उद्योगपति के लिए है। उद्योग में अब अगर उद्योगपति होंगे तो रॉ मटेरियल खरीदें, 4 टन माल, ये माल खरीदना है, तो गए तुरंत कितना पैसा होगा वो निकाल लेंगे। फिर वो पता लगा 4-5 जो ट्रक माल बेच दिए हैं, उनका पैसा फिर इसमें डाल देंगे ना। तो इस तरह ये जो है निकालते रहेंगे, लेते रहेंगे। इसी बोलते हैं, इसी इसी कारण जो है इसको डिमांड मांग जमा बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों इसीलिए बोला जाता है। अब ये आवर्ती जमा क्यों बोलते हैं, इसको आवर्ती जमा बोलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, मेरे को एक बाइक खरीदना है इकट्ठा पैसा करने के लिए 40,000 रुपया, तो आवर्ती खाता में क्या करेंगे, हर हर माह 5,000 मेरा मतलब बचत के रूप में रखू, बैंक मेरे आवर्ती खाता खोल करके उसमें रखता जाऊंगा, ठीक है। तो 8 महीनों का करेंगे तो 8 × 5 = 40,000 हो जाएगा। 8 माह में मेरा 40,000 इसमें हो जाएगा। तो 8 माह के लिए फिर 8 माह में जैसे 40,000 होगा मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये आवर्ती, ये प्रोसेस में चलता है आवर्ती खाता में। अब क्या होगा, तो अब फिर ये वाला क्या क्या है, ये सावधि जमा है। सावधि जमा मतलब ये कि मैंने मान लीजिए 40,000 हो गया, मेरा मूड बना ना कि मेरा 40,000 रुपया हो गया है 8 माह में। अब ऐसे जो है मैं इसको क्या करूंगा, 40,000 लेकर के इसको जमा कर देता हूँ 5 साल के लिए, ठीक है। मैं बाइक नहीं लूंगा, साइकिल से ही चलूंगा, मैंने मेरा मूड बना, ठीक है। तो अब 40,000 हमने क्या किया, जो आवर्ती खाता से निकाल करके मान लीजिए सावधि खाता एक खुलवाया, और उसमें लेके जाके जमा कर दिया 5 साल के लिए, तो 5 साल से पहले नहीं निकलेगा वो। अब 5 साल में मेरा ब्याज भी वो सबसे ज़्यादा ब्याज इसी को मिलेगा। तो मान लीजिए 40,000 को बोल दो कि भाई 5 साल का दोगे 40,000, 40,000 का 80,000 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से निकाल करके यहाँ हमने रख दिया। तो अब मेरा